हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित विषय के अनसॉल्व पेपर 2024 के प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने अनसॉल्व पेपर के 2023 में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, जिसका पेपर कोड 822 DV है, तो सेट 1 से हमने बहुविकल्पी प्रश्न के 20 प्रश्न जो है इसके पहले वीडियो में करा रखा है। तो अब हम खंड ब के वर्णात्मक प्रश्न को प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न में कह रहा है सभी खंड कीजिए। इसके जितने भी खंड हैं उसको हमें करना है। अब प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक के हैं। ए दिया है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे खंड ब, इसका पहले का ए है 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो इसमें हमें थीटा का मान निकालना है। तो 2 cos स्क्वायर 45 अंश को हम लिख सकते हैं cos 45 अंश का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 cos 45 अंश का मान जो होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 गुणे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 होगा माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 को काट देते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। 1 में से 1 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 बराबर cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा में cos में 0 अंश का मान जो होता है, 0 का मान होता है 90 अंश, यानी cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ पर 90 अंश बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर जो है हमारा 90 अंश आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न बी पे आते हैं, जो कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या बी है, लिखेंगे माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक बराबर यक्स, दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक बराबर यक्स प्लस 1 मानेंगे। अब प्रश्नानुसार कह रहा है इनके वर्गों का योग जो है 365 है। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। यक्स स्क्वायर यक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, जो कि होता है यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। यक्स में यक्स को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को पाँचांतर करेंगे तो माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 में से जब 1 को घटाएंगे तो माइनस 364 बराबर 0। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। ये जो 2 है जब पाँचांतर होगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 14 माइनस 13, बाहर हो जाएगा यक्स माइनस 182 बराबर 0। ब्रैकेट को खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें जो है यक्स हम कॉमन लेते हैं तो यक्स प्लस 14 एक ब्रैकेट में, हम माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये यक्स प्लस 14 बचेगा बराबर 0। तो यक्स प्लस 14 एक ब्रैकेट में और यक्स माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। अब यक्स प्लस 14 बराबर 0 से तो यक्स बराबर
-14 हो जाएगा, जो कि ये असंभव होगा क्योंकि कोई भी धन क्रमागत धन पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये असंभव हो जाएगा। अब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 होगा। अब जो पहली हमारा क्रमागत धन पूर्णांक होगा, पहली क्रमागत धन पूर्णांक बराबर ये 13 हो जाएगा। दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक बराबर हम x प्लस 1 माने हैं, तो x की जगह 13 प्लस 1 बराबर 14। तो पहला क्रमागत पूर्णांक जो होगा 13 होगा, दूसरा 14, आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न सी पे आते हैं, जिसमें कह रहा है बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न एक के हम सी को हल करेंगे। यहाँ पे एक बिंदु है x y, इसे हम a मानते हैं। एक बिंदु हम b मानते हैं जो 3 6 है। एक बिंदु c मानते हैं जो -3 4 है। तो इस बिंदु a की दूरी b से और a की दूरी c से दोनों क्या है, बराबर है। चूंकि ये बिंदु आपस में क्या है, समदूरस्थ हैं। लिखेंगे चूंकि बिंदु a बिंदु 3 6 b तथा बिंदु -3 4 सी से समदूरस्थ है, इसलिए ये ए बी की दूरी ए सी की दूरी के बराबर होगा। ए बी बराबर ए सी। अब हम यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो सूत्र का प्रयोग करेंगे जो होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ए बी हो जाएगा बराबर ए सी की जगह पे भी वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह पे हमारा x होगा माइनस x2 की जगह पे 3 होगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे y होगा माइनस y2 की जगह पे 6 होगा, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर। इसमें AC में देखते हैं तो x1 की जगह पे x होगा माइनस x2 की जगह पे -3, तो ये प्लस में आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर y माइनस y2 की जगह पर 4 हो जाएगा, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, जो कि हमारा होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस इसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। y माइनस 4 को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, जो कि होगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा प्लस 9 से प्लस 9 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 6x प्लस 6x को पाछांतर करेंगे तो ये माइनस 6x। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कट जाएगा, माइनस 12y, ये माइनस 8y को जब पाछांतर करेंगे तो प्लस 8y, ये प्लस 36 है, प्लस 16 को जब दूसरे साइड पाछांतर करेंगे तो ये माइनस 16 बराबर 0। माइनस 6x को जोड़ेंगे तो माइनस 12x माइनस 12y में से 8y को घटा देंगे, चूँकि चिन्ह असमान है
तो यहाँ पे 4y होगा प्लस 36 में से 16 को जब हम घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा बराबर 0। इसमें जो है हम -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3x बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये जो है चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 4 बचे 20, ये 5 हो जाएगा बराबर 0। -4 को जब हम पाछांतर करेंगे तो 3x + y - 5 बराबर 0, यानी जो x y में जो संबंध है हमारा 3x + y - 5 बराबर 0, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले प्रश्न हम डी पे आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या डी। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या जो है 3.5 सेमी, ये आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है और इसकी ऊंचाई जो है ये 12 सेमी है। हमें ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी, ऊंचाई h बराबर 12 सेमी, तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर हमारा फार्मूला होता है कर्णी में h² + r²। तो h की जगह पर हम 12 रखेंगे, 12 पर स्क्वायर प्लस r की जगह पे 3.5 रखेंगे, 3.5 का स्क्वायर। अब 12 का वर्ग हम करेंगे तो 144 प्लस 3.5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 12.25। 144 में 12.25 को जब हम जोड़ेंगे तो 0.25, 4 2 6, 4 1 5, 156.25। 156.25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 12.5 सेमी, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 12.5 सेमी आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न ई पे आते हैं, जिसमें कह रहा है बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। प्रश्न ई में लिखेंगे बिंदु ए बी और -a -b के बीच की दूरी। इसका फार्मूला होता है कर्णी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह पे a रखेंगे माइनस x2 की जगह पे -a रखेंगे, जो कि ये +a हो जाएगा, a + a का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे b रखेंगे और y2 की जगह पे -b रखेंगे, यानी ये +b हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब a में a को हम जोड़ते हैं तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b में b को जोड़ेंगे तो 2b का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² + 4b²। इसमें 4 हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा a² + b²। 4 का हम वर्गमूल निकाल देंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और कर्णी में हो जाएगा a² + b², यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है हमारा 2 कर्णी में a² + b² आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न f पर आते हैं, जिसमें का निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी दिया है, इससे हमें माध्य ज्ञात करना है। जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये बारंबारता है 3, 10, 11, 9, 7। तो इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम एक सारणी बना लेते हैं।
तो ये है वर्ग अंतराल, ये है बारंबारता, एक कॉलम और मध्य बिंदु लेंगे, एक कॉलम और लेंगे यफ गुणे यक्स। बारंबारता को यफ से दर्शाएंगे और मध्य बिंदु को यक्स से। तो बारंबारता में है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है हमारा 3, 10, 11, 9, 7। अब इसका मध्य बिंदु हम निकालेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए ये निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो 0 और 10, 10 होगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 20, 10, 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 30, 20, 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो ये 25, 40 और 30, 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35, 50 और 40, 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45। तो ये मध्य बिंदु निकल गया। अब यफ गुणे यक्स निकालेंगे, यानी इस यफ में यक्स का गुणा करेंगे। 3 का गुणा 5 में 15, अब 15 का गुणा 10 में 150, 25 में 11 का 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, यानी 275। 35 में 9 का गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 27 4 31। 45 में 7 का गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31। अब हम इसका योग करेंगे। ये जो है हमारा सिग्मा एफ है, इसको जोड़े 3, 1 4, 9 4 13, 13 और 7 20 को 0, 1 1 2 और 2 हासिल 40 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं जो कि हमारा सिग्मा एफ एक्स है। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 1 6, 7 6 13, 1 14, 1 15 और 2 17, 3 3 6 3 9 और 1 10, 1070 होगा। अब यहाँ पे माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हमारा फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 1070 लिखेंगे, 1070 बटे 40। अब यहाँ पे ये 0 से 0 काटें तो ये 4 दूना 8, 2 बचा, 4 छाक 24, 3 बचा 10, ये 0 4 सते 28, 4 पचे 20, यानी 26.75 जो है इसका माध्य आ गया आंसर। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, जिसमें किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से केवल 5 खंड को हमें हल करना है, जिसमें ए है, ए पे स्टार लगा हुआ है। तो ये स्टार वाला प्रश्न जो है चैप्टर से हटा दिया गया है। यहाँ पे नीचे जो है ये नोट में दिया है, स्टार लगे प्रश्न से संबंधित चैप्टर एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। तो हमें इस प्रश्न को नहीं हल करना है। तो हम प्रश्न संख्या बी पे आते हैं, जिसमें दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो आइए हम इसको हल करते हैं। दो का बी, एक समीकरण है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा है 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, जो कि बहुत आसान ही होगा। तो यहाँ पे 2x है, नीचे भी 2x है, दोनों बराबर है, तो हम इसे घटाने पर लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो निचले पद के चिन्ह को हम बदल देंगे। अब ये 2x से 2x कट जाएगा और ये 3 और 4 जोड़ेंगे
7y बराबर 4 1 5 2 1 3। y बराबर 35/7 हो जाएगा, 7 बचे 35। y बराबर हमारा 5, y का मान जो है 5 आ गया। अब समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 है हमारा 2x + 3y बराबर 11। तो 2x + 3 गुणे y की जगह पे 5 रखेंगे बराबर 11। 2x + 3 का गुणा 5 में 15 हो जाएगा बराबर 11। तो 2x बराबर 5 को पाछांतर करेंगे तो 11, ये 15 है। ये 15 को पाछांतर करेंगे तो 11 - 15। अब 2x बराबर 15 में से 11 को निकालेंगे तो -4 हो जाएगा। अब x बराबर 2 को पाछांतर करेंगे तो -4/2, 2 से 4 को भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, यानी x बराबर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर mx + 3 है तो हमें m का मान निकालना है। अब ये y बराबर mx + 3। अब इसमें जो है y और x दोनों का हम मान रख देंगे। तो y की जगह पे जो है हम 5 रखते हैं बराबर m गुणे x की जगह पे हम -2 रखेंगे। अब + 3, तो ये 5 बराबर m में -2 का गुणा करेंगे -2m + 3, तो -2m बराबर 5, 3 को 5 की तरफ लाएंगे तो 5 - 3 -2m बराबर यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो m बराबर -2/2, 2 से 2 को काटेंगे तो m बराबर -1 आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न सी पर आते हैं। इसमें कह रहा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/AC। सबसे पहले हम चित्र बना लें। एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB और AC पर बिंदु D और E है। ये इस प्रकार है कि ये DE जो है BC के समांतर है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AD/AB बराबर AE/AC। अब यहाँ से इसे हल करें। उपपत्ति त्रिभुज ABC में BC समांतर DE ये दिया है, इस प्रश्न में दिया गया है। तो इसलिए ये BD/AD होगा। BD/AD बराबर CE/AE। ये थेल्स प्रमेय से लिखेंगे। थेल्स प्रमेय से, चूँकि हमारा थेल्स का प्रमेय होता है किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए हमारा ये BD/AD बराबर CE/AE होगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। BD/AD + 1 बराबर CE/AE + 1। अब इसमें जब 1 को जोड़ेंगे तो ये ऊपर या नीचे से LCM देंगे तो ऊपर BD + AD हो जाएगा।
बी डी प्लस ए डी बटे ए डी बराबर, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो सी ई प्लस ए ई होगा, सी ई प्लस ए ई बटे ए ई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब बी डी में ए डी जोड़ेंगे, ये बी डी में ए डी जोड़ेंगे तो ये ए बी के बराबर होगा। इसके जगह पे हम ए बी बटे ये ए डी हो जाएगा बराबर, सी ई में जब ए ई जोड़ेंगे, सी ई में ए ई जोड़ेंगे तो ये पूरा ए सी हो जाएगा, तो ए सी बटे ए ई। लेकिन तो हमें सिद्ध करना था ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी, तो हम इसे उल्टा लिख सकते हैं या इसे लिखेंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, जो ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अब हम इसके अगले प्रश्न डी पे आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसको हम हल कर रहे हैं। दूसरे का डी लिखेंगे, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न बराबर x बटे वाई। अब प्रश्नानुसार कह रहा है अगर इसके अंश से एक घटाया जाए, x में से एक घटा दिया जाए तो x माइनस 1/y, तो इस भिन्न का मान जो है हमारा 1/3 हो जाता है। तिरछा गुणा कर दें, 3 का गुणा होगा x माइनस 1 में तो 3x माइनस 3 बराबर y। पाछांतर कर दें y को तो 3x माइनस वाई, ये इधर जाएगा तो बराबर 3। इसे समीकरण 1 मानते हैं। पुनः x बटे वाई, इसमें कह रहा है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, इसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो इस भिन्न का मान जो है 1/4 हो जाता है। तिरछा गुणा करें, 4 का गुणा x में, 4x बराबर y प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो y प्लस 8। इसे पाछांतर कर दें तो 4x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8। अब यहाँ चूंकि y के मान बराबर है इसलिए, और चिन्ह जो है ये भी बराबर है, तो इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो इसके निचले पद के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब ये y कट जाएगा। अब यहाँ पे 3x और ये माइनस 4x, इसको घटाएंगे तो ये माइनस x बराबर -8 में से 3 को घटाएंगे तो -5, x बराबर ये 5 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 गुणे x की जगह पे 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर 15 में से 3 को घटाएंगे तो -12 होगा। दोनों तरफ का माइनस हटेगा तो y बराबर 12। अब x और y का मान हमारा प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे वह भिन्न बराबर, हम x बटे y माने थे तो x के जगह पे 5 रखेंगे, 5 बटे y के जगह पे 12, तो वह भिन्न जो है हमारा 5/12 आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न ई पर आते हैं, जिसमें कह रहा है समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। x जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जितने भी हैं प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के हैं, तो हम इसको हल करते हैं। हमारा समीकरण है
यक्स प्लस 1/x बराबर 3। अब इसे हल करेंगे। इसमें यक्स जो है हम एलसीएम लेंगे, 1 का भाग यक्स में यक्स बार, यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर, प्लस यक्स का भाग यक्स में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 बराबर 3। तिरछा गुणा करते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 यक्स। अब 3 यक्स को हम पाछांतर करते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इसका जो है हम गुणनखंड करेंगे वो भी विविक्तर नियम से। यहाँ पे हम देख रहे हैं a बराबर 1 है, b बराबर -3 है, c बराबर 1 है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल, समीकरण के मूल। यक्स बराबर फार्मूला होता है हमारा -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पे b के जगह पे हम -3 रखेंगे तो यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, केवल हम 3 लिखेंगे। प्लस माइनस कड़ी में b के जगह पर हम -3 रखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a की जगह पर 1 रखेंगे, गुणे c के जगह पे हम 1 रखेंगे, अब बटे 2 गुणे a की जगह पे 1 रखेंगे। 3 प्लस माइनस -3 का हम वर्ग करेंगे तो 9, और -4 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 4 बटे 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस माइनस 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा बटे 2। अब इसमें एक बार धनात्मक मान लेंगे, धनात्मक मान लेने पर, तब जब धनात्मक मान लेंगे तो 3 प्लस कड़ी में 5 बटे 2 हो जाएगा। एक बार ऋणात्मक मान लेंगे, ऋणात्मक मान लेने पर तो 3 माइनस कड़ी में 5 बटे 2, यानी इस समीकरण के मूल जो होगा, एक मूल होगा 3 प्लस कड़ी में 5 बटे 2, दूसरा मूल होगा 3 माइनस कड़ी में 5 बटे 2, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरे के हम यह पर आते हैं, जिसमें कह रहा है दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। ये सारणी दिया है, इस सारणी में हमें यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है और जिसकी माध्यिका दिया है 28.5। तो इसको हम हल कर रहे हैं। ये यफ है, यहाँ पे लिखें वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे बारंबारता, एक कॉलम और बनाएंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता को हम एफ से दर्शाएंगे, संचयी बारंबारता को सी एफ से। वर्ग अंतराल जो है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता जो है हमारा 5 यक्स 20 15 वाई 5। अब हम संचयी बारंबारता निकालें तो ये पहले वर्ग अंतराल के बारंबारता को 0 में जोड़ेंगे, यानी 0 प्लस 5 बराबर 5। फिर 5 में यक्स को जोड़ेंगे तो 5 प्लस यक्स, 5 प्लस यक्स में 20 को जोड़ेंगे 25 प्लस यक्स, 25 प्लस यक्स में 15 को जोड़ेंगे तो ये 40 प्लस यक्स, 40 प्लस यक्स में वाई को जोड़ेंगे तो 40 प्लस यक्स प्लस वाई, इसमें 5 को जोड़ेंगे तो ये 45 प्लस यक्स प्लस वाई।
अब हम इसका योग करेंगे। यहाँ जो है सिग्मा एफ बराबर जो है कुल बारंबारता 60 है, जो कि इन सबों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। अब यहाँ पे हल करते हैं। कुल बारंबारता बराबर 60, तो ये 60 जो है 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर है। यहाँ लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। अब एक्स प्लस वाई बराबर ये 60, ये पाछांतर होगा तो माइनस 45, एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 को घटाएं, 10 में से 5 निकलेगा 5, 5 में से 4 निकलेगा 1, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 15। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब चूंकि इसकी माध्यिका जो है हमारा 28.5 दिया है, तो यहाँ पे 28.5 है 20 और 30 वर्ग अंतराल के बीच में आएंगे, तो यहाँ पे जो मध्यक वर्ग जो हमारा होगा 20 से 30 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। अब इसमें यल बराबर 20 होगा। यल जो है इस मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। और यहाँ पे एफ बराबर 20 होगा। यहाँ पे देखिए ये जो है 20 जो है हमारा ये यल है, और इस मध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल जो है ये हमारा एफ है। अब मध्यक वर्ग के अंतराल के ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता है ये हमारा सी एफ है। तो यहाँ पे सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें एच बराबर 10 होगा, जो कि इस वर्ग अंतराल की हमारी हाइट है। और यहाँ पे एन बराबर 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। माध्यिका बराबर हमारा दिया है यहाँ पे 28.5। तो माध्यिका का फार्मूला जो है हमारा है यल प्लस ब्रैकेट में एन बटे 2 माइनस सी एफ अब बटे एफ अब गुणे एच बराबर 28.5। इसमें हम मान रख देते हैं, यल की जगह पर 20 रखेंगे, प्लस एन की जगह पे हम 60 रखते हैं, 60 बटे 2 माइनस सी एफ की जगह पे जो है 5 प्लस यक्स रखते हैं, ब्रैकेट में 5 प्लस यक्स। अब बटे एफ की जगह पे 20 रखते हैं और गुणे एच की जगह पे 10 रख देते हैं, बराबर 28.5। ये 10 से 20 को काट देंगे 2 बार में, और ये 2 से 60 को काटेंगे 30 बार में। तो यहाँ पे हमारा 20 प्लस ब्रैकेट में ये 30 माइनस ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 माइनस एक्स होगा, अब बटे 2 बराबर 28.5। यहाँ पे 20 को हम पाछांतर करते हैं और 30 में से 5 को घटाएंगे हम, तो यहाँ पे 25 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 28.5। ये पाछांतर होगा तो माइनस 20, 25 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो ये 8.5 बचेगा। अब यहाँ पे 25 माइनस एक्स बराबर 2 का गुणा 8.5 में करेंगे तो 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 17.0 आएगा। अब यहाँ पे इस 25 को हम पाछांतर करेंगे तो माइनस एक्स बराबर 17 माइनस 25 हो जाएगा। माइनस एक्स बराबर 17 माइनस 25, माइनस एक्स बराबर 25 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा। दोनों साइड का माइनस हटेगा तो एक्स बराबर 8। अब एक्स का मान जो है हमारा 8 आ गया। अब समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में एक्स का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 में एक्स बराबर 8 रखने पर, तो समीकरण 1 जो है एक्स प्लस वाई बराबर 15। अब एक्स की जगह 8 रख दिए प्लस वाई बराबर 15,
y बराबर 15 माइनस 8। तो यहाँ y बराबर 15 में से 8 को निकालेंगे 7। तो यहाँ पे x का मान जो है 8 आ गया और y का मान 7 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं, जो 6 नंबर का है। इसमें कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो घन हैं जिसमें प्रत्येक के आयतन 64 घन सेमी है। दोनों के संलग्न फलक को मिला करके एक ठोस बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अथवा या तो आप इसको कर लीजिए या तो इसको कर लीजिए। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, या तो इसको कर लीजिए। दोनों में से आपको एक करना है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, इसके बाद मैं इस प्रश्न को भी करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। इसमें दो घन है। इस प्रकार से दो घन है। इसमें प्रत्येक का आयतन जो है 64 घन सेमी है। दोनों का आयतन जो है 64 घन सेमी है। अब इन दोनों को मिला करके, दोनों के संलग्न फलक को मिला करके एक हम घनाभ बना लेते हैं। एक घनाभ बनाया गया। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से हल करते हैं। प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 घन सेमी। तो प्रत्येक घन की भुजा, घन की भुजा बराबर, इसका घनमूल निकाल देना है। तो 64 का घनमूल जो है हमारा 4 सेमी होगा। तो ये 4 सेमी जो है ये प्रत्येक घन की भुजा है। ये इसकी लंबाई भी 4 सेमी होगी, ये चौड़ाई भी 4 सेमी होगी और ये गहराई भी 4 सेमी होगी। वही 4 सेमी इसका भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब इसमें कह रहा है संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई यल बराबर, अब ये दोनों फलक को जब मिलाएंगे तो इसकी लंबाई 4 + 4, यानी ये लंबाई जो होगा 8 सेमी का होगा। और इसकी चौड़ाई जो होगी 4 सेमी की होगी और गहराई भी जो होगा वो भी 4 सेमी का होगा। तो यहाँ पे लंबाई बराबर 8 सेमी, घनाभ की चौड़ाई b बराबर 4 सेमी और ऊंचाई h बराबर वो भी 4 सेमी होगा। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला जो है हमारा होता है 2 कोष्ठक में LB + BH + HL। इसमें हम LBH का मान रख देंगे। तो 2 ब्रैकेट में L के जगह पर 8 रखेंगे, B के जगह पे 4, 8 × 4 + B के जगह 4 × H के जगह पर 4, 4 × 4 H के जगह पे 4 और × L के जगह पर 8। यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 8 × 4 = 32 + 4 × 16 + 4 × 32। अब इसको हम जोड़ दें, 2 × 2 2 4 और 6 10 हो गया, 3 3 6 1 7 और 1 8 80 हो गया। 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160 सेमी स्क्वायर। ये जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आंसर।
अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हम इसका अथवा प्रश्न भी आप लोगों को करवा देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें कह रहा है एक गोला जिसका व्यास 12 सेमी है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेमी बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इसको हम हल करेंगे एक चित्र के माध्यम से। ये प्रश्न 3 का ये अथवा वाला प्रश्न है। तो एक गोला है जिसका व्यास जो है 12 सेमी है। इस गोले को एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। जब इस गोले को इस बर्तन में डाला जा रहा है, इस गोले को इस बर्तन में डाला जा रहा है, तो इस पानी का स्तर जो है, इस पानी का स्तर 3/3/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये जो ऊंचाई है, ये पानी का स्तर जो है 3/5/9 सेमी बढ़ जाता है। तो हमें इस बेलनाकार बर्तन का जो है ये व्यास ज्ञात करना है। ये व्यास जो है हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करेंगे। लिखेंगे गोले का व्यास बराबर 12 सेमी। तो गोले की त्रिज्या, हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी ये r बराबर 6 सेमी होगा। अब लिखेंगे माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, कैपिटल R मानते हैं। ये जो बेलनाकार बर्तन है इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R मान लेते हैं। बर्तन में बढ़े हुए पानी की ऊंचाई h बराबर, इसमें जो है इस बर्तन में ये जो पानी की ऊंचाई बढ़ रही है 3/5/9 सेमी है। तो ऊंचाई h बराबर 3/5/9 सेमी। इसे चेंज कर लेते हैं। 9 त्रिक 27, 5 32, यानी 32/9 सेमी। यहाँ पे लिखेंगे गोले को बेलनाकार बर्तन में डालने पर बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्योंकि विज्ञान में हमारा एक रूल है, अगर किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो अपने वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन उस वस्तु के आयतन के बराबर होता है। इसलिए इन दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो पानी जो है बेलनाकार पात्र में है, इसलिए यहाँ पे बेलन का के आयतन का फार्मूला लगेगा। तो पानी का आयतन हम लिखेंगे पाई कैपिटल R² इंटू एच बराबर गोले का आयतन जो है 4/3 पाई R पे क्यू। यहाँ पाई से पाई को हम काट देते हैं और कैपिटल R के जगह पे कैपिटल R² और गुणे एच की जगह पे ये बढ़े हुए पानी की ऊंचाई होगा, यानी 32/9
9 सेमी बराबर 4/3 गुणे आर की जगह पे गोले की त्रिज्या हम रखेंगे जो 6 सेमी है, तो यहाँ पे 6 गुणे 6 गुणे 6, यहाँ पे 3 से 6 को काट देते हैं 2 बार में, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर गुणे 32/9 बराबर, यहाँ पे हम इसका गुणा कर दें, 6 का गुणा 6 में 36, 36 का गुणा 2 में 72, यानी ये 4 गुणे 72, तो आर स्क्वायर बराबर 4 गुणे 72 गुणे 32/9 को बदल दें तो 9/32 काट दें, 4/32, 8 से 72 को 9 बार में, तो ये जो आर स्क्वायर बराबर हमारा होगा 9 का गुणा 9 में 81, तो आर बराबर 81 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 9 सेमी। तो इस बर्तन की त्रिज्या जो होगी 9 सेमी की होगी, जो कि व्यास पूछ रहा है, तो लिखेंगे बर्तन का व्यास बराबर, तो फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो यहाँ पे 2 गुणे त्रिज्या की जगह पर हम 9 रखेंगे, 9, तो 2 का गुणा 9 में 18 सेमी, यानी उस बेलनाकार बर्तन का जो व्यास होगा 18 सेमी आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर, जिसमें कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करने से पहले हम एक ग्राफ बना लें, जिससे आसानी तरीके से हम इसको समझ सकें। ये प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे एक भूमि है, ये भूमि है, इस भूमि पर एक बिंदु है यक्ष, ये एक टावर है PQ। तो इस बिंदु यक्ष से इस टावर के शीर्ष यानी Q का उन्नयन कोण जो है 60 अंश है। अब इस बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊपर एक बिंदु Y है, इस बिंदु Y से इस टावर के शिखर यानी Q का उन्नयन कोण जो है 45 अंश है, इसे हम R मान लेते हैं। तो हमें इस टावर की ऊंचाई और ये दूरी यक्ष P को हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, माना टावर की ऊंचाई PQ बराबर H मीटर, इस पूरे टावर की ऊंचाई जो है हम H मीटर मान लेते हैं। ये PX बराबर यक्स मीटर, तो जब ये PX यक्स मीटर हो गया तो ये YR भी हमारा यक्स मीटर ही होगा, तो YR बराबर भी यक्स मीटर। ये यक्स Y बराबर, ये जो यक्स Y है ये हमारा 40 मीटर है, तो ये लिखेंगे 40 मीटर। तो जब ये 40 मीटर है तो ये PR भी हमारा 40 मीटर ही होगा, PR बराबर 40 मीटर। तो हम QR की दूरी निकालते हैं, QR बराबर इस पूरे H में से इस 40 को हम घटाएंगे तो ये QR की दूरी निकल जाएगी, यानी QR बराबर H माइनस 40 मीटर। अब समकोण त्रिभुज XPQ में, समकोण त्रिभुज XPQ में यहाँ पे tan का प्रयोग करेंगे, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। इसमें जो लंब है हमारा PQ है, आधार PX है, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बटे PX। tan 60 अंश का जो मान होता है हमारा कड़ी में 3 बराबर PQ के जगह पे H
और पी एक्स की जगह पे हम यक्स लिखेंगे। यहाँ पे इसका गुणा करें, यक्स का गुणा कर्ण में 3 में करेंगे तो कर्ण में 3 यक्स बराबर यच, तो यक्स बराबर यच बटे कर्ण में 3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज वाई आर क्यू में समकोण त्रिभुज वाई आर क्यू में ये 45 अंश का कोण बन रहा है, तो tan 45 अंश का प्रयोग करेंगे। tan 45 अंश बराबर यहाँ पर इसके लिए जो लंब होगा हमारा क्यू आर होगा, आधार वाई आर, तो क्यू आर बटे वाई आर। tan 45 अंश का मान जो होता है हमारा 1, क्यू आर की जगह पर हम एच माइनस 40 रखेंगे, तो यहाँ पे एच माइनस 40 बटे वाई आर की जगह पर हम यक्स मीटर रखेंगे बटे यक्स। अब यक्स का गुणा 1 में करें तो यक्स बराबर एच माइनस 40। अब इसको हम पाछांतर करते हैं तो यक्स माइनस एच बराबर माइनस 40। अब इसमें जो है हम यक्स का मान रख देंगे, यक्स बराबर एच बटे कर्ण में 3, तो यक्स की जगह पे एच बटे कर्ण में 3 माइनस एच, ये 40 है हमारा, बराबर माइनस 40। ये जो है समीकरण 1 से। इसमें हम एच कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बटे कर्ण में 3 माइनस 1 हो जाता है, बराबर माइनस 40। इसे हम हल करेंगे तो एच ब्रैकेट में 1 माइनस कर्ण में 3 बटे कर्ण में 3 बराबर माइनस 40। तो एच बराबर जो है माइनस 40 गुणे ये कर्ण में 3 ऊपर चला जाएगा, अब बटे 1 माइनस कर्ण में 3। अब यहाँ पे एच बराबर ये गुणा करेंगे तो माइनस 40 कर्ण में 3 बटे 1 माइनस कर्ण में 3। अब यहाँ पर इसका हर का हम परिमीकरण करेंगे, या तो इसको पहले चेंज करते हैं, एच बराबर हम लिखेंगे ये माइनस 40 कर्ण में 3 बटे ये कर्ण में 3 को जब पहले लिखेंगे तो माइनस कर्ण में 3 माइनस 1 होगा, दोनों तरफ का ये ऊपर और नीचे दोनों का माइनस हटेगा, तो एच बराबर 40 कर्ण में 3 बटे कर्ण में 3 माइनस 1। अब इसमें हर का हम परिमीकरण कर देते हैं, तो अंश और हर में कर्ण में 3 प्लस 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे एच बराबर 40 कर्ण में 3 का गुणा कर्ण में 3 में करेंगे तो ये 120 होगा, प्लस 40 कर्ण में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 40 कर्ण में 3, अब बटे ये हो जाएगा कर्ण में 3 पे स्क्वायर माइनस ए पे स्क्वायर। इसे वर्गांतर के सूत्र पर इसको तोड़ देंगे। अब एच बराबर इसमें जो है हम 40 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 3 प्लस कर्ण में 3 हो जाएगा, अब बटे इसका वर्ग होगा तो 3 माइनस 1 40 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण में 3 बटे यहाँ पे 2 हो गया, 2 से 40 को काटेंगे 20 बार में, यानी एच बराबर 20 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण में 3 मीटर। ये जो है हमारा इस टावर की ऊंचाई हो गया, टावर की ऊंचाई पी क्यू बराबर 3 प्लस 20 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण में 3 मीटर। अब हमें ये पी एक्स की दूरी हमें निकालना है, तो अब यहाँ से हम हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो है हमारा यक्स बराबर एच बटे कर्ण में 3 है, यक्स बराबर एच बटे कर्ण में 3, तो यक्स बराबर एच का मान जो है ये 20 ब्रैकेट में कर्ण में 3 प्लस 20 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण में 3 मान रखेंगे, एच की जगह पे 20 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण में 3, अब बटे कर्ण में 3। अब यहाँ पर फिर हम हर का परिमीकरण करते हैं, तो 20 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण में 3 अब बटे कर्ण में 3, अब गुणे कर्ण में 3 का गुणा अंश में और कर्ण में 3 का गुणा हर में, ये 20 का गुणा 3 में 20 3 60 और कर्ण में 3 में करेंगे तो 60 कर्ण में
प्लस 20 का गुणा करनी में 3 में, तो 20 करनी में 3, अब फिर करनी में 3 का गुणा करेंगे तो ये 20 तियाँ 60 हो जाएगा। 60 बटे करनी में 3 का गुणा करनी में 3 में होगा तो ये 3। यहाँ पे जो है हम 60 कॉमन लेते हैं तो करनी में 3 प्लस 1 होगा बटे 3। 3 से काट दें 60 को तो 20 बार में कटेगा, तो 20 ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस 1, तो ये जो है ये पी एक्स की दूरी जो है हमारा 20 करनी में 3 प्लस 1 आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न ये इसके अथवा वाले को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये अथवा प्रश्न है, चाहे आप इसको कर लीजिए या तो जो हम करवाए हैं इसको कर लीजिए, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ये पुल है, यहाँ पर एक नाव है ए, तो इस नाव से इस पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा जाता है। इस पुल का नाम BC रख लेते हैं। लेकिन 4 मिनट के पश्चात जब ये नाव यहाँ बिंदु D पे आती है तो इसका उन्नयन कोण जो है 60 अंश हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये नाव को इस पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तब इसको हम हल करेंगे। माना पुल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। ये BC जो है इस पुल की ऊंचाई जो है हम h मीटर मानते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम tan 30 अंश का प्रयोग करेंगे। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है, जिसमें लंब जो है हमारा BC है, आधार जो है AB है। tan 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3 होता है, तो 1 बटे करनी में 3 लिखती हैं। BC के जगह पे h, AB के जगह पर AB ही लिखेंगे। अब यहाँ पे AB बराबर ये करनी में 3 का गुणा h में करेंगे तो ये h करनी में 3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज DBC में समकोण त्रिभुज DBC में यहाँ पे tan 60 अंश का प्रयोग करेंगे। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी ये BC बटे ये BD हो जाएगा। BC बटे BD। tan 60 अंश का मान जो होता है हमारा करनी में 3, BC के जगह पे h लिखेंगे, BD के जगह पे BD। तिरछा गुणा करेंगे तो करनी में 3 BD बराबर h, BD बराबर h बटे करनी में 3 मीटर। अब हम इसमें AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखें AD बराबर, या तो लिख दें नाव द्वारा 4 मिनट में चली गई दूरी AD बराबर। अब इसमें से हम AB में से ये BD को घटा देंगे तो ये AD की दूरी पता चल जाएगी, यानी ये हमें पता चलेगा 4 मिनट में नाव कितनी दूर चली। तो ये AB माइनस BD, AB के जगह पे हम h करनी में 3 रखेंगे और BD के जगह पे h बटे करनी में 3 रखेंगे। AB के जगह पे h करनी में 3 माइनस BD के जगह पे h बटे करनी में 3। अब यहाँ से इसमें करनी में 3 जो है
हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में, तो 3 एच हो जाएगा, 3 एच माइनस एच, 3 एच में से एच को घटाएंगे तो 2 एच बटे कड़ी में 3 मीटर। अब नाव की चाल निकालें। नाव की चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो इसकी दूरी जो है नाव द्वारा चली गई दूरी जो है 2 एच बटे कड़ी में 3 है, 2 एच बटे कड़ी में 3। अब पूरे का बटे समय जो है हमारा 4 मिनट है, तो यहाँ पे 2 एच बटे कड़ी में 3 गुणे 1/4 करेंगे, 2 से काट दें, 2 दूना 4, यानी हो जाएगा हमारा एच बटे 2 कड़ी में 3 मीटर प्रति मिनट। ये नाव की चाल हो गया एच बटे 2 कड़ी में 3 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में एच बटे 2 कड़ी में 3 मीटर नाव चल रही है। अब लिखेंगे नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो इसमें जो दूरी है ये बी डी हो जाएगा और चाल एच बटे 2 कड़ी में 3, यानी बी डी बटे एच बटे 2 कड़ी में 3। तो बी डी का मान जो है हमारा एच बटे कड़ी में 3 है, तो एच बटे कड़ी में 3 बटे एच बटे 2 कड़ी में 3। इसे चेंज कर दें तो एच बटे कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 बटे एच हो जाएगा। एच से एच कट गया, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 बराबर 2 मिनट। नाव जो है पुल के पास पहुंचने में 2 मिनट का समय लेगी। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न पत्र के लास्ट वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, जिसमें कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? अब हम इसको हल कर लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का लास्ट सवाल है। लिखेंगे माना पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष। तो पिता की उम्र बराबर 7x वर्ष होगा, क्योंकि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र का 7 गुनी है। अब 2 वर्ष प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र जो है x माइनस 2 वर्ष होगा, और पिता की उम्र 7x माइनस 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष पहले जो है इस पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यानी x माइनस 2 ये पुत्र की उम्र है और ये पिता की 7x माइनस 2। इस पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी, तो इसकी 13 गुनी कर लेते हैं। 13 का गुणा x में 13x माइनस 13 दूना 26 बराबर 7x माइनस 2। पाछांतर कर दें तो 13x माइनस 7x बराबर माइनस 2, ये दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 26। 13 में से 7 को हम निकालते हैं तो 6x बराबर 26 में से 2 को निकालेंगे तो 24। अब x बराबर 24 बटे 6, 6 से काट दें 6 चौक 24, x बराबर 4। तो ये जो है हमारा पुत्र की उम्र हो गया। तो लिखेंगे पुत्र की उम्र बराबर 4 वर्ष। पिता की उम्र बराबर पिता की उम्र जो हम माने हैं 7x वर्ष, 7x तो बराबर 7 गुणे x के जगह पे ये 4 रखेंगे 4, तो 7 चौक 28,
यानी 28 वर्ष। इस पिता की उम्र 28 वर्ष हो जाएगा और पुत्र की उम्र 4 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें जो है इसका अथवा वाला जो प्रश्न है, देखिए इस पर स्टार लगा हुआ है, जो कि ये एनसीईआरटी द्वारा हमारे चैप्टर से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र 822 DV सेट 1 का